हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोस्टार्स कोचिंग सेंटर। आप सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जैसा कि छात्रों आप लोगों को पता है कि हम जो है चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, जिसमें ये जीवों में जनन चैप्टर 1 का तीसरा क्लास है। ठीक है, अभी तक से हमने 50 क्वेश्चन के बारे में जान लिया है। अब यहाँ से जो है आगे के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है हम बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ठीक है, यानी कि जो स्तनधारियों के शुक्राणु होते हैं उनके मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो जो स्तनधारी का जो शुक्राणु होता है उसके मध्य भाग में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे हम शुक्राणु का शक्ति गृह भी कहते हैं ये। ठीक है, यहीं से शुक्राणु को जो है गति करने के लिए ऊर्जा मिलता है। और ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक ये उसके हेड भाग में पाया जाता है। इस शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, जो हेड भाग होता है, उसमें पाया जाता है केंद्रक। अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो जो शुक्राणु का नेक वाला भाग होता है, यानी कि जो ग्रीवा वाला जो भाग होता है, वहाँ पे पाया जाता है क्या? सेंट्रियोल पाया जाता है। 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं उस ग्रीवा वाले भाग में। लेकिन स्तनधारी का शुक्राणु किस भाग में पाया जाता है? मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी म्यूकर, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी फर्न में। तो याद रखिएगा कि ये जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वो किस में होता है? ये होता है ईस्ट में। ठीक है, ये ईस्ट है। इसके शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है और ये उभार विकसित होकर के और इससे अलग होकर के और 2 नए जीव का क्या करेगा? ये निर्माण। ये जो उभार जो इससे अलग होकर के एक नए जीव का ये जो है निर्माण कर देगा। तो ये होता है मुकुलन। ठीक है, किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। ठीक है, ये हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। हाइड्रा में भी याद रखिएगा क्या होता है? ये मुकुलन होता है। ठीक है, आगे 53 नंबर, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पुनरुद्भवन की क्रिया होती क्या है। तो ये पुनरुद्भवन की क्रिया होती है कि अगर किसी जीव का शरीर का अगर छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो उस जीव के शरीर जो है पुनः अपने कटे हुए अंगों को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। कि रीजनरेशन की क्रिया उनमें पाई जाती है। यानी पुनः निर्माण की क्रिया किस में होती है? कटे हुए भागों को जो है प्राप्त करने की क्षमता किस में होती है? तो वो होती है किस में? अस्पंज में होती है। किस में होती है? अस्पंज में हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, ये जलकुंभी जिसे हम बंगाल के आतंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? इसे हम जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, जलकुंभी को जो है बंगाल का जो है आतंक कहते हैं। ठीक है, ये जलकुंभी जो होता है ये बंगाल का आतंक है। ये जो है कितने माह में जो है 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है? तो याद रखिएगा ये 8 माह में। कितने माह में? 8 माह में जो है ये 65,000 से अधिक पौधे ये उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से इसमें विभाजन होता है और ये जो है पानी में जल से जो है सारे ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? ये सोख लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो है जिसमें द्विलिंगी पाए जाते हैं, कि दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर तथा मादा दोनों लिंग उस पर उपस्थित होते हैं। यानी कि नर तथा मादा दोनों लिंग उस पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, नर तथा मादा दोनों लिंग किस पे होते हैं? तो ये अस्पंज में भी होते हैं, टेप वर्म में भी होते हैं और जोंक में भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी में जो है ये क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 56 नंबर। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 21, ऑप्शन बी दिया है 23, ऑप्शन सी दिया है 44 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 46। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो डायरेक्ट सोचेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो वो जो है क्या करते हैं कि ये 46 कर देते हैं। लेकिन क्या है? ये गलत है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के
युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, इसीलिए युग्मक में हमेशा जो है मूल गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है, आधी होती है। तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है बाह्य निषेचन, ऑप्शन बी अनिषेक जनन, ऑप्शन सी आंतरिक निषेचन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल तो हम पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, और जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहेंगे, और जब निषेचन शरीर के अंदर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक जो है, यानी कि ये जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक ये मादा युग्मक के पास जो है स्थानांतरण हो सकता है, इनकी जा सकता है। कैसे कैसे? क्या जल द्वारा जा सकता है, कि वायु द्वारा जा सकता है, कि कीट द्वारा जा सकता है, कि इन सभी के द्वारा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो नर युग्मक जो होता है ये मादा युग्मक के पास इन सभी के द्वारा जाता है, इसीलिए जो है हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 59। निम्न में से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी कि इसमें से किसमें जो है जल के द्वारा निषेचन होता है, जल के माध्यम से निषेचन होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है शैवाल, बी है ब्रायोफाइट्स, सी दिया है टेरिडोफाइट्स और डी है इन सभी का। तो याद रखिएगा कि शैवाल जो होता है, ब्रायोफाइट जो होता है और टेरिडोफाइट जो होता है, इन सभी में क्या होता है कि ये जल द्वारा निषेचन होता है, क्योंकि शैवाल तो पूर्णतः पानी में होते हैं तो उनमें तो जल द्वारा ही निषेचन होगा। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये स्थल पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है, ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, टेरिडोफाइट्स तो भूमि पर रहते हैं लेकिन फिर भी इनका निषेचन के लिए इनको भी जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम ऑप्शन डी करेंगे, इन सभी का। ठीक है, इन सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जोंक, ऑप्शन बी दिया हुआ है केचुआ, ऑप्शन सी दिया है फीताकृमि, ऑप्शन डी दिया हुआ है घरेलू मक्खी। यानी कि इसमें से कौन सा जंतु जो है वो उभयलिंगी नहीं है, यानी कि द्विलिंगी नहीं है। ठीक है, तो जोंक जो होता है ये द्विलिंगी होता है, केचुआ भी द्विलिंगी होते हैं, फीताकृमि भी द्विलिंगी होते हैं, लेकिन ये घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक लिंगी होती हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 61 है, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य होता है? यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य में होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पोरफिरिन वलय जो होता है वो 4 पाइरोल वलयों से बना एक बड़ा वलय होता है ये। ठीक है ना, 4 पाइरोल वलयों से बना क्या होता है, एक बड़ा वलय होता है। और इसके केंद्र में क्या उपस्थित होता है कि मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, ये मैग्नीशियम होता है। और ये मैग्नीशियम क्या करता है कि ये मैग्नीशियम जो है ये पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या करता है कि ये ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ये जो है क्या करता है कि ये जो सूर्य से प्रकाश की जो किरणें आ रही है, लाल और नीली किरणें आ रही है, उसको जो है अवशोषित करती है, और जिसकी वजह से जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या होता है, पौधों को जो है ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं वलय कि ये जो है क्लोरोफिल अणु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने में क्या करता है, मदद करता है। तो बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी है? यानी कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है पौधों में कायिक यानी कि वनस्पति प्रसार के लिए जो है उत्तरदायी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है भूस्तारिका, ऑप्शन डी दिया हुआ है सलकन, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रकंद और ऑप्शन डी दिया हुआ है मुकुलन। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आपको कर देना है उत्तरदायी नहीं है। ठीक है ना, उत्तरदायी नहीं है। इसमें से जो है कौन सा जो है उत्तरदायी नहीं है ये आप कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें उत्तरदायी कौन सा नहीं है, तो इसमें है मुकुलन। कौन सा नहीं है जी, ये मुकुलन जो है क्या होता है कि ये कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। बाकी जो है भूस्तारिका, सलकंद, प्रकंद, ये सब क्या होता है कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन मुकुलन जो होता है वो कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
पेनिसिलियम उत्पादित करता है, यानी कि ये जो पेनिसिलियम है वो क्या उत्पादित करता है, ये मीटोस्पोर उत्पादित करता है, जूस्पोर उत्पादित करता है, कि मियोस्पोर उत्पादित करता है, कि ए और सी दोनों करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये पेनिसिलियम जो होता है ये मीटोस्पोर भी उत्पादित करता है, यानी कि ये मीटोस्पोर भी उत्पादित करता है और मियोस्पोर भी उत्पादित करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि जब पेनिसिलियम में क्या होता है कि ये जब अलैंगिक जनन होगा, जब अलैंगिक जनन होगा, इसमें कौन सा जनन होगा, अलैंगिक जनन। जब इसमें अलैंगिक जनन होगा तो क्या बनेगा, मीटोस्पोर बनेगा। और लैंगिक जनन जब होगा, जब इसमें लैंगिक जनन होगा तो क्या बनेगा, मियोस्पोर बनता है। तो ये दोनों बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 64 है, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है, या फिर ये आपसे सवाल पूछता है कि पादप जगत का उभयचर जो है किसे कहा जाता है। अब उभयचर यानी कि एम्फीबियन कहने का मतलब ये है कि उभयचर, उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहता है, यानी कि जो जल और स्थल दोनों की जिसे आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए दोनों की आवश्यकता है इसे। तो ये कौन होता है, अभी हम फिलहाल बताए कि ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, भले ये जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये जल ऋतुस्थल पर होते हैं, लेकिन ये इनको जनन के लिए क्या होता है कि जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये झरने के आसपास रहते हैं ताकि वहाँ पे जल भी है और स्थल भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो एम्फीबियन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है, ये जो सूक्ष्म प्रजनन होता है वो कैसे कराया जाता है, मतलब अलैंगिक प्रजनन है ये, कि बी ऑप्शन है कि समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे इसमें बनते हैं, कि लैंगिक प्रजनन होता है ये, कि ए और बी दोनों होता है। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म प्रजनन क्या होता है कि ये पौधों की क्लोन बनाने की एक तकनीक होती है, एक ही गुणों वाले पौधों को बनाने की क्या होती है, तकनीक होती है, रोग मुक्त पौधों को बनाने की एक तकनीक होती है। तो इसमें किसी नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, किसी एक पौधे से अलैंगिक जनन के माध्यम से क्या होता है कि ये जो है सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है। और ये सूक्ष्म प्रजनन तो अलैंगिक जनन के माध्यम से कराया जाता है, लेकिन इसमें जो बनने वाले जो जीव होते हैं उनमें आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो सभी में समान होते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म प्रजनन में क्या हो जाएगा कि ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ये मान लीजिए जनक हो गया, इससे जो नया संतति बनेगा वो इसी के जैसा एकदम रहेगा, तो इसके आनुवंशिक गुण भी क्या हो जाएगा, दोनों का समान रहेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है ए और बी दोनों में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, यानी कि जब नर जो है वो आकृति में मादा से जो भिन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है समलैंगिकता, ऑप्शन बी दिया है यौन द्विरूपता, ऑप्शन सी दिया है विषमलैंगिकता और ऑप्शन डी है उभयलिंगता। तो ये समलैंगिकता क्या होता है कि ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के प्रति जो है ये एक ही लिंग के प्रति आकर्षण है। जैसे कहने का मतलब ये है कि नर नर के प्रति आकर्षण करता है और मादा मादा के प्रति, तो उसी को बोलते हैं समलैंगिकता। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है दिया हुआ है कि यौन द्विरूपता। यौन द्विरूपता क्या होता है कि इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और शारीरिक रूप से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि नर और आकृति मादा से भिन्न होता है। जब नर आकृति मादा से क्या होता है, भिन्न होता है, तो ये किस में होता है, तो ये यौन द्विरूपता में होता है। नर और मादा एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब ये विषम लैंगिकता क्या होता है कि इसमें जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन ये जो है यौन द्विरूपता का परिणाम जो है ये नहीं है। उभय लिंगता क्या होता है कि इसमें नर और मादा जो होते हैं वो एक ही जीव पे होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, यौन द्विरूपता होगा। ठीक है। 67 है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, यानी कि इमैस्कुलेशन सबसे पहले तो होता क्या है, तो ये इमैस्कुलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें किया जाता है कि जो पुष्प जो होता है उसमें से नर जनांग यानी कि पुंकेसर को काट करके उससे हटा दिया जाता है। ठीक है।
और उसे इसलिए किया जाता है ताकि जो है क्या हो सके कि ये स्वपरागण उस पौधे में जो है ना हो सके। क्यों? क्योंकि उसको जो है संकरण माध्यम से जो है उसे हम अपने वांछित पौधा, जिस प्रकार का हम पौधा चाहते हैं, जिस गुणों वाला पौधा चाहते हैं, उस प्रकार के गुणों वाले पौधे का क्या कर सके, निर्माण कर सके। इसीलिए जो है ये क्या किया जाता है कि इमैस्कुलेशन किया जाता है ताकि हम अपने हिसाब से उसका संकरण करा सके और वांछित गुणों वाले पौधों का क्या कर सके, निर्माण कर सके। ठीक है, ये बड़े पैमाने पर चयन होता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पारंपरिक प्रजनन विधि है जिसमें वांछित लक्षणों वाले पौधों का केवल क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, क्लोनल चयन क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का जो है अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक ही मूल पौधे से प्राप्त क्लोन का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। और शुद्ध रेखा क्या होता है कि ये एक आनुवंशिक रूप से सजातीय आबादी होती है जो एक ही मूल पौधे से प्राप्त होती है और सभी जीवों में समान आनुवंशिक गुण होते हैं, यानी कि एक ही जैसा जो जनक में है वहीं उसके संतति में, फिर उसके संतति में इसी तरीके से शुद्ध यानी कि सेम टू सेम जनक जैसे जो है लक्षणों को प्रदर्शित होता चलता है। लेकिन इमैस्कुलेशन किसके लिए किया जाता है, तो ये संकरण के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 कह रहा है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उस गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। ठीक है, ये भी बच्चे गलती कर आते हैं एग्जाम में। दिया हुआ है 44 + XX, बी है 44 + XY और सी है 46 + XX और डी है 46 + XY। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है, देखिए जो सबसे पहले याद रखिएगा कि मनुष्य में नर भी आते हैं और क्या होता है, मादा भी आता है। ठीक है, नर मादा भी आती हैं और नर भी आता है। ठीक है, अब ये जो होता है यहाँ पे ये नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है कि इसमें मनुष्य में न नर और मादा, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम आपको दोनों को बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नर का भी पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं और मादा का भी पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए मनुष्य का जो नर हो या चाहे मादा, सबसे पहले तो इन दोनों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें क्या होता है कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और ये जो 2 गुणसूत्र होता है वो एलोसोम होता है। ठीक है, और वो 2 गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो अगर हम नर की बात करें तो नर में क्या हो जाएगा कि नर में जो होता है, देखिए नर में गुणसूत्र जो होते हैं 44 + XY होते हैं। क्या होते हैं, 44 + XY होते हैं। और मादा में गुणसूत्र में एलोसोम क्या होता है कि 44 + XX होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नर में क्या होते हैं कि 44 + XY होते हैं और मादा में क्या हो जाएगा, 44 + XX होता है। अब आपको इसमें देख लेना है कि क्या पूछ रहा है। अगर नर का पूछेगा तो 44 + XY हो जाएगा और मादा का पूछेगा तो 44 + XX हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, यानी कि इसमें से जो है कौन जो है कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है ड्रोसेरा, ऑप्शन बी दिया हुआ है नेपेंथिस, ऑप्शन सी दिया हुआ है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रिला। तो याद रखिएगा कि ये ड्रोसेरा और ये नेपेंथिस, ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधा है, ये कीटों का जो है भक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रिला जो होता है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो याद रखिएगा कीटभक्षी पौधा कौन सा है, ड्रोसेरा और नेपेंथिस है। ठीक है, आगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है साइट्रस एवं आम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि असंग जनन होता क्या है। तो असंग जनन होता है कि बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। और ये होता है एस्ट्रेसिया एवं घास में होता है। ठीक है, इसमें बिना निषेचन के ही बीज बनने लगते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 71 है, निम्न में से किसमें जल परागण होता है। ऑप्शन ए है जलकुंभी में, ऑप्शन बी है कमल में, ऑप्शन सी हाइड्रिला और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। ये 2025 का पूछा गया प्रश्न है ये कि किसमें जो है जल द्वारा परागण होता है। बच्चे बहुत सारे गलती करके चले आते हैं कि जलकुंभी है तो जलकुंभी में जल द्वारा परागण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जल द्वारा परागण जो होता है ये होता है कमल में और हाइड्रिला में होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ये जो जलकुंभी है, इस जलकुंभी में जो परागण होता है वो होता है कीट द्वारा तथा वायु द्वारा। किसके द्वारा होता है, ये कीट और वायु के द्वारा होता है जलकुंभी में परागण, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 72 है, द्विगुणित है
अंड है, पराग है, ए और बी दोनों है, कि युग्मनज है? तो देखिए ये अंड है चाहे पराग है, ये दोनों जो है क्या है कि ये युग्मक है, और युग्मक कभी भी द्विगुणित नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये तो ए बी सी नहीं होगा। और इन दोनों के मिलने से ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, इन दोनों के मिलने से बनता है द्विगुणित संरचना, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। 73 नंबर है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कि बी और सी दोनों होते हैं? तो याद रखिएगा कि जो हवा द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं कि वो छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 74 है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? यानी कि जो एनीमोफिली नामक परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए चिड़िया के द्वारा, ऑप्शन बी चमगादड़ के द्वारा, ऑप्शन सी घोंघा के द्वारा, कि ऑप्शन डी हवा के द्वारा। तो याद रखिएगा एनीमोफिली जो परागण होता है वो किसके द्वारा किसमें होता है? वो तो हवा में, हवा के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? वो हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे हम कहते हैं एनीमोफिली कहते हैं। चलिए बढ़ते आगे 75 नंबर, इसमें कि एंटोमोफिली नामक परागण किसमें होता है? इनकी एंटोमोफिली नामक परागण किसमें होता है? तो ये ऑप्शन ए दिया हुआ है चिड़िया, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है कीट और ऑप्शन डी है हवा। तो याद रखिएगा एंटोमोफिली जो होता है वो किसमें होता है? वो कीट द्वारा होता है। कीट द्वारा परागण क्रिया को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर पूछ दे आप लोगों की चमगादड़ द्वारा परागण क्रिया को क्या कहते हैं? तो काइरेप्टोरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम काइरेप्टोरोफिली कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितना भी आगे आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो बना के अपलोड करें आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।